हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम भारतीय संविधान के विकास के महत्वपूर्ण जो चरण थे, उस चरणों में जो महत्वपूर्ण ब्रिटिश सरकार द्वारा जो समय समय पर जो एक्ट पास किए गए थे, और उसमें से हम महत्वपूर्ण एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया था, उसके बारे में बातचीत करते हैं। और उसमें क्या किस प्रकार का जो प्रावधान रखा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो आज पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पेश किया गया था, और भारत के एक संवैधानिक इतिहास में अगर हम यूँ कहें कि संविधान की दिशा में जो आगे कदम बढ़ रहा था, उस कदम में इस एक्ट की क्या भूमिका रहती। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। और भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व ये है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे, उसमें इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई थी कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान इसमें ये दिया गया था कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी इस एक्ट के तहत। उसके बाद में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें कि भारत के एक संवैधानिक इतिहास में पहली बार जो एक न्यायालय की जो स्थापना की जहाँ बात करते हैं, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और उस स्थिति में जो पहली बार देश में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम बार जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन से एक्ट के तहत किया गया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो किया गया था। एक तो यही याद रखना है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो वो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, जिसमें पहला जो हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था उसका नाम था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी शामिल थे। और सर इलिजाह इम्प्रे ये पहले जो न्यायाधीश थे। विद्यार्थी ध्यान दें, कई बार प्रश्न रहता है भारत की सुप्रीम कोर्ट के पहले जो न्यायाधीश कौन थे। कलकत्ता में इसकी जो स्थापना हुई थी, उसमें सर इलिजाह इम्पे को इसका पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर ही गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारी परिषद के 4 सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंटियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को तीनों जो प्रेसिडेंसी थी उस समय, उसके गवर्नर जनरल की पद के रूप में उसको जाना जाता था। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये कई बार इसके प्रश्न आते रहते हैं, राजनीति विज्ञान में भी आते हैं, और कई बार कंपटीशन में भी इस टाइप की जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले इसके गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया गया था। यानी कि पहले जो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, वो भारत में नौकरी के साथ साथ में निजी व्यापार भी कर सकते थे। लेकिन बाद में इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा कि अब जो कंपनी के जो कर्मचारी है वो किसी प्रकार से निजी व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी पर ब्रिटिश ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग जो बॉडी थी का नियंत्रण बढ़ गया। और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी
ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। यानी कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी, उसका एक नियंत्रण बढ़ गया था। तो इस प्रकार से अब जो राजस्व के जो मामले होते थे, तो नागरिक एवं सैनिक मामलों की जानकारी भी ब्रिटिश सरकार को समय समय पर देना होता था। उसके बाद में व्यापारियों की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया था। यानी कि व्यापार से संबंधित जितनी भी जो तमाम प्रकार की जो जानकारियां हैं, ये जानकारियां भी इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार क्राउन को दिया जाना निश्चित किया गया था। उसके बाद में एक दूसरा जो एक्ट आया था जो 1781 में आया था, उसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये जो एक्ट है आया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया जाए। यानी कि कलकत्ता की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना। यानी कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी और न्यायालय के बीच में जो किस प्रकार का जो संबंध था, इसका सीमांकन किस प्रकार से किया जाए। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वो कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। यानी कि ये एक महत्वपूर्ण नया मोड़ आया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय था, जो कलकत्ता में जो 1717 में स्थापित किया गया था, और उसमें ये प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी, इनके विरुद्ध किसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं करेंगे, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की है। अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों से हमेशा वो बाहर हो गए थे। उसके बाद न्यायालय ने अपनी आज्ञा एवं आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसकी क्रियान्वित करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया था। तो इस प्रकार से इस एक्ट में ये प्रावधान किया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। उसके बाद में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1744 में आया था। इसे 1744 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, ब्रिटिश के उस समय प्रधानमंत्री थे, और उनके कार्यकाल में भी ही ये एक्ट आया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण, मॉनिटरिंग की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन राजनीतिक प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय गठन किया गया था। तो इस प्रकार भारत में एक द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। इंपोर्टेंट इस पे क्वेश्चन निकलता है कि भारत में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1744 का। क्योंकि पहले तो केवल एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हुआ करता था, लेकिन बाद में इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से स्थापित किया था, जो यानी कि अब स्थिति ये होगी कि कंपनी है, मतलब एक व्यापारिक जो मामले होंगे या राजनीतिक जो मामले होंगे, व्यापारिक और राजनीतिक मामलों पर निगरानी रखने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी। तो जो व्यापारिक मामले थे उनका तो निर्देशन करने के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, और जो राजनीतिक जो मामले होते थे उसका प्रबंध करने के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक अलग से निकाय का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना या शुरुआत इसको मानी जाती है। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। यानी कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र आता है भारत में, उसको ब्रिटिश आधिपत्य के नाम से जाना गया था।
दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था, ये भी इसमें प्रावधान किया गया था। उसके बाद में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। साथ ही मद्रास व बंबई की सरकार को पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इसमें ये प्रावधान किया गया था। तो आज के इस यूट्यूब वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक इतिहास में जो किस प्रकार के जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो समय समय पर जो एक्ट बनाए गए थे, और उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773वां और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781वां जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करता है, उसके बाद में फिस्ट इंडिया एक्ट जो बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम आज की इस यूट्यूब वीडियो में हमने 3 प्रकार की जो एक संवैधानिक एक्टों के बारे में बात की है। धन्यवाद।